हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले मौर्य वंश की स्थापना, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में फुल डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम लोग सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे। ये मौर्य वंश का दूसरा लेक्चर है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले आगे अशोक के बारे में देखें तो अशोक का जो शासनकाल है, अशोक का शासनकाल कब से कब है तो 269 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक है। कितना? तो 269 से 232 ईसा पूर्व तक ये अशोक का टाइम था, अशोक का काल था। इसमें अशोक के बारे में कुछ डिटेल जानकारियाँ देख लें। जैसे इसकी माता का नाम क्या था तो सुभद्रांगी, या इन्हीं को बोला जाता था धर्मा। ये इनकी माता थी। इनके पिता तो बिंदुसार थे। इनकी पत्नियों के बारे में कुछ जिक्र मिलता है। बहुत सारी इनकी पत्नियां थी, जिसमें इनकी सबसे पहली जो पत्नी थी देवी या महादेवी बोला जाता है। यही जो देवी थी या महादेवी, इन्हीं के देश से इनके एक पुत्र और पुत्री जिनका नाम महेंद्र और संघमित्रा था, उनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी दूसरी पत्नी करुवाकी थी। उसके बाद तीसरी इनकी पत्नी असंगिनी मित्रा। उसके बाद चौथी इनकी जो पत्नी थी वो थी तिष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता काफ़ी सुंदर थी देखने में। तो ये सब उनकी पत्नियों के बारे में जानकारी मिलता है। सम्राट अशोक के कुछ अन्य नाम हैं जो इनके शिलालेखों में काफ़ी चर्चित हैं। जैसे देवनाम प्रिय भी नाम मिलता है, प्रियदर्शी भी इनका नाम मिलता है, अशोक वर्धन भी नाम मिलता है। पुराणों में इनका नाम अशोक वर्धन ही मिलता है। उसके बाद जयवर्धन। तो ये सब कुछ नामें हैं जो अशोक के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद इनकी पुत्र कौन था तो महेंद्र, कुणाल और तिवर, ये कुछ प्रमुख इनके पुत्र थे। उसके बाद इनकी पुत्री एक थी जिनका नाम संघमित्रा था। इसमें महेंद्र और संघमित्रा काफ़ी फेमस है क्योंकि इन दोनों के बारे में जिक्र है जब ये बौद्ध धर्म अपनाते हैं। तो इसमें इनके धार्मिक गुरु अगर देखें तो इनके धार्मिक गुरु थे जो वो कौन थे, वो मोगली पुत्र तीस थे। इनके धार्मिक गुरु मोगली पुत्र तीस थे। तो ये कुछ इनके बारे में जानकारियाँ थी जो आपको याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद आगे अगर देखें तो ये अपने शासन के 8वें वर्ष, देखिए 261 ईसा पूर्व 269 में ये शासक बनते हैं और इसके 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध करते हैं। कलिंग का युद्ध एक इतिहास में बहुत ही बड़ा युद्ध था जिसमें काफ़ी जान मान का हानि हुआ। इसमें काफ़ी महिलाओं, बच्चों और सैनिकों की हत्या हुई। तो ये काफ़ी बड़ी युद्ध थी। इसमें जो कलिंग के राजा थे इस टाइम, वो कौन थे तो उनका नाम था अनंत पद्मनाभ। अनंत पद्मनाभ जो थे यहाँ के राजा थे कलिंग युद्ध के समय। और इस युद्ध में जीत हुई अशोक की ही। और अशोक ने ये सब जब देखा, उसमें सबसे बड़ी बात थी महिलाओं का, जो घर में काम करती है, जो घर में मतलब काम करती है, उन सबको एक देखा युद्ध में पड़े हुए एकदम बिखरे हुए, वो हृदय परिवर्तन हुआ इस वजह से। और इसका जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। कौन से? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक का हृदय परिवर्तन होता है तो अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। और बौद्ध भिक्षु कौन था उस टाइम? निग्रोध नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, जिसके वो थी कहें तो प्रस्ताव या कहें तो उनके विचारों को सुनकर प्रभावित हुआ अशोक, और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन बौद्ध धर्म को वो अपनाता है या स्वीकार करता है किन से? तो उपगुप्त से। एक उपगुप्त भी थे जो बौद्ध ही थे, उनके द्वारा ये बौद्ध धर्म को अपनाता है या स्वीकार करता है। एक तौर तरीका से कहें तो वो स्वीकार कर लेता है बौद्ध धर्म को। इसके बाद अशोक ने एक श्रीनगर शहर की भी स्थापना की थी।
अशोक ने एक नगर की स्थापना की है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन सा नगर है, श्रीनगर। उसके बाद अशोक के शासनकाल में ही जब ये बौद्ध धर्म अपना लेता है, तो ये जो तीसरा बौद्ध सम्मेलन है, तीसरा बौद्ध सम्मेलन जो होता है वो पाटलिपुत्रा में करवाता है। कौन? अशोक करवाता है। तो आप इसका कमेंट में ये जवाब दीजिएगा, इस टाइम जो तीसरे बौद्ध सम्मेलन के हैं उसके अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष कौन थे ये आप कमेंट में जवाब दीजिए। तो तीसरे जो बौद्ध सम्मेलन है वो पाटलिपुत्रा में होता है अशोक के शासनकाल में। इसके बाद अशोक विजय एक है, अशोक जो है वो धम्म विजय नीति चलाता है, धम्म की नीति चलाता है जो बौद्ध धर्म में है। तो धम्म की नीति चलाता है अशोक द्वारा, यह शुरू किया गया एक नैतिक सिद्धांत था, जिसमें काफ़ी सारे जैसे वो समाज सेवा के बारे में बताया गया है। धर्म के प्रचार के लिए वो जो महामात्रों को भेजता है अलग अलग देशों में, तो इस तरह की बातें हैं धम्म नीति में। इसका जो वर्णन है धम्म के बारे में वो दूसरे और सातवें शिलालेख में है। द्वितीय और सातवें जो शिलालेख हैं इनके, उसमें धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद और अगर देखें तो ये जो धम्म था, धम्म नीति जो नैतिक सिद्धांत था, उसमें आखिर क्या था? तो इसमें था सभी व्यक्तियों का सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, और कहें तो माता पिता या गुरुजन की सेवा करना। ये सब आप देख सकते हैं नैतिक सिद्धांत है, जो हर किसी के जीवन में एक नैतिक तौर तरीके बताता है। तो इस तरह की बातें उसमें थी। उसके बाद इस धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, इसमें जो इसके प्रचार प्रसार, इसके ज्ञान को जो एक दूसरे में बांटेंगे, उनके जो महामात्र थे उनकी नियुक्ति की, और धर्म प्रचार के लिए उन्हें अलग अलग देशों में भेजना शुरू किया। इसी बीच अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, जो उनके पुत्र और पुत्री थी महेंद्र और संघमित्रा, उनको धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। और सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो कहाँ हुआ? श्रीलंका में ही हुआ था। तो श्रीलंका में कौन किए थे? महेंद्र और संघमित्रा, जो इनके पुत्र और पुत्रियाँ थे। इसके बाद अशोक के बारे में कुछ यात्रा के बारे में मिलता है कि इसके बाद अशोक ने भी धर्म प्रचार किए, कुछ यात्राएं की जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे उसने अपने शासन के 10वें वर्ष अर्थात कलिंग युद्ध के 2 वर्ष के बाद, क्योंकि कलिंग युद्ध 8 वर्ष के बाद हुआ था, उसके बाद ये 2 वर्ष के बाद अर्थात शासन के अगर देखें तो 10वें वर्ष वो बोध गया की यात्रा करता है, बोध गया घूमने जाते हैं। फिर उसके बाद निगाली सागर एक जगह है, वहाँ पे वो शासन के 12वें वर्ष जाते हैं। उसके बाद लुम्बिनी भी जाते हैं जो शासन के 20वें वर्ष था। तो ये 3 जगहों पे उनका जिक्र मिलता है जहाँ की यात्रा अशोक करते हैं। इसके बाद अशोक के बारे में अगर देखें तो अशोक जो है वो जब शासन प्रशासन करते थे तो उसमें जो अपने विचारों को या कहें तो अपनी नीतियों के बारे में अगर समाज में बताना चाहते हैं तो वो माध्यम लाते हैं अभिलेख। अभिलेख के द्वारा वो समाज में अपने जो नीति थे उनको लागू करते हैं। और ये प्रभावित हुए थे जो अभिलेख लिखने का, वो थे डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट, एक शासक थे जो ईरान के, उनसे प्रभावित होकर ये अभिलेख लिखना शुरू करते हैं। और ये मगध साम्राज्य में कहें तो पहला ऐसा शासक थे जो अभिलेख के द्वारा अपने प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद जो इनके अभिलेख को खोजा गया है अभी हाल, तो खोजने का जो श्रेय जाता है वो जाता है टी पेंथलार को। टी पेंथलार पहली बार अशोक के शिलालेखों को खोज की, कब? 1750 एडी में, ईस्वी में कहें। इसके बाद इसको पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इस शिलालेख को पढ़ने की उपलब्धि हासिल की, कब? 1837 ईसा पूर्व में, 1837 ईस्वी में। कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप पहले वो थे पुरातात्विक, वो इसको पढ़ पाए, क्या? अशोक के शिलालेख को। इसके बाद देखिए तो जो अशोक के शिलालेख की भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। और लिपि कहें तो लिपि उसमें 4 मिलती है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइका और यूनानी। तो ये कुछ लिपि है। और भाषा कौन थी? प्रकृति थी,
प्राकृति भाषा थी और ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइका, यूनानी ये लिपि थी। इनके अभिलेख के कुछ प्रकार थे। कौन कौन से अभिलेख थे? तो जो अभिलेख लिखने का यह काम किए वो 3 तरीकों से किए। एक तो शिलालेख किए। शिलालेख मतलब पत्थरों पे लिख देते थे, पत्थरों पे लिखवा के और उसको लगवा देते थे, तो वो शिलालेख कहलाया। उसके बाद एक स्तंभ बनवाते थे जैसे पिलर की तरह, उस पे लिखते थे जो बातें, वो स्तंभ लेख कहलाए। और कुछ गुफाओं में भी इनके जो रचना या कहते इनके विचार वो सब मिले हैं, तो उसे गुफा लेख या गुहा लेख बोला गया है। तो ये 3 उनके अभिलेख थे जिसके प्रकार हैं। जैसे शिलालेख देखें तो उसके 14 इनके बृहद शिलालेख है, बड़े बड़े शिलालेख जो, और वो 8 स्थानों से मिले हैं, 8 जगहों पे ये बनवाए थे। कितने? 14 शिलालेख। वहीं स्तंभ लेख देखें तो 7 स्तंभ लेख है जो 6 जगहों पे बनवाए गए हैं। और उसके बाद गुफा लेख भी है जिसमें आपको बराबर की पहाड़ियों के पास में बहुत सारी गुफाएं मिलेगी जो इन्होंने निर्माण करवाया था। तो चलिए एक एक करके अब देख लेते हैं। तो शिलालेख के अगर बारे में देखिए और उसके विषय वस्तु की हर शिलालेख में क्या कहा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। जैसे पहला शिलालेख, तो पहला शिलालेख में है, तो पहले शिलालेख में पता चलता है कि पशु बलि पर रोक लगाई गई है। पहले शिलालेख में क्या कहा गया है? तो पशु बलि पर रोक लगाई गई है। उसके बाद दूसरे शिलालेख में क्या है? तो उसमें पशु और मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याण की बात कही गई है। तो पशु या मानव के स्वास्थ्य की बात किस में कही गई है? तो दूसरे शिलालेख में कही गई है। और दूसरे ही शिलालेख में एक और है इम्पोर्टेंट, ये आपको यूपीएससी में पूछा गया था कि इसमें चोल, पांडे और चेर जो राजाएं हैं इनका जिक्र है किस में? तो दूसरे शिलालेख में। चोल, पांडे और चेर, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद तीसरे जो शिलालेख है उसमें राजकीय जो अधिकारी थे उनको हर 5वें वर्ष दौरा करना पड़ता था, जो वहाँ के क्षेत्र थे वहाँ पे आके शासन प्रशासन के बारे में देखना पड़ता था। तो ऐसा जिक्र किया गया है तीसरे शिलालेख में। उसके बाद चौथे शिलालेख के बारे में अगर देखें तो धर्म प्रचारक जो है उसमें भेरीनाथ धर्म द्वारा धम्म का उद्घोष किया गया है। भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष जो किया गया है, धम्म के बारे में उद्घोषणा, वो कही गई है चौथे शिलालेख में। तो ये 4 शिलालेख हो गए। उसके बाद 5वें शिलालेख अगर देखें तो 5वें शिलालेख में है, बस याद रखिए कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। कौन? तो 5वें शिलालेख में। 5वें में किस में मिलता है? धम्म के बारे में। वहीं 6ठे शिलालेख में भी क्या है? तो धम्म महामात्रों के को निर्देश दिया गया है कि आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। तो धम्म के बारे में अगर बेसिक कहें तो 5वें और 6ठा शिलालेख में दोनों में धम्म के बारे में बताया गया है। इनके धम्म जो महामात्र थे, जो इनकी नियुक्तियाँ हुई है, उसके बारे में जानकारी देता है। जो 7वां शिलालेख है वो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता या एकता की बात करता है। जो भी सभी संप्रदाय के लोग हैं उनमें एकता की बात करता है, पवित्रता की बात करता है, एक मतलब बॉन्डिंग की बात करता है, एक सटीक बॉन्डिंग। तो ये करता है सहिष्णुता एकता की बात 7वें शिलालेख में। 8वें शिलालेख में इनका क्या है? तो सम्राट के धर्म यात्राओं के बारे में, जिसमें बोध गया के भ्रमण जो किए थे उसके बारे में जिक्र है 8वें शिलालेख में कि ये अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करते हैं। तो ये कहाँ कहा गया है? 8वें शिलालेख में इनकी ये बातें कही गई है। वहीं पे धर्म यात्राएं जो होती है धर्म प्रचारक के लिए, वो भी बातें कही गई हैं। 9वें शिलालेख में क्या है? तो धम्म समारोह की चर्चा की गई है। जो भी धर्म प्रचार के लिए जो समारोह हुए या उसके जो विधि विधान को प्रचारित किया गया, वो किया गया है 9वें शिलालेख में। इसी में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का भी उल्लेख दिया गया है, जिसमें शिष्टाचार के बारे में बताया गया है कि धम्म में कैसे शिष्टाचार बनाए रखें या एकता बनाए रखें। इसके बाद अगर 10वां शिलालेख देखें तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए, ध्यान रखिएगा। इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा धम्म की नीति का पालन करें। मतलब धम्म में जो नीति बनाई गई है
उसका पालन करना है। जो भी इसके उच्च अधिकारी हैं या राजा हैं या प्रजा भी है, उन सब को इसका पालन करना चाहिए। 11वें शिलालेख में है धम्म नीति की व्याख्या। तो धम्म नीति जो है, धम्म में नीति है, उसकी व्याख्या की गई है कि हमारी जो धम्म नीति है वो इस तरह की है या ऐसी है। वो कहाँ किस में कहा गया है, तो 11वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख जो है, 12वीं शिलालेख, उसमें सर्वधर्म समानता, अर्थात सभी धर्मों को समान माना गया है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। किसमें, 12वीं शिलालेख में। तो ये काफ़ी बड़ी अच्छी बात थी। उसके बाद 13वें शिलालेख जो है, इसको काफ़ी याद रखिएगा, ये काफ़ी एग्जामों में इसको पूछा गया है। क्या 13वें शिलालेख के बारे में, इसमें क्यों, क्योंकि ये कलिंग युद्ध और पड़ोसी राज्यों का वर्णन करता है। जो भी कलिंग युद्ध हुआ, उसमें जो भी नरसंहार हुआ, उसको विजित किया गया, तो इस तरह की जो भी जानकारी मिलती है वो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है कि अशोक के 8वें शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। ये जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से। उसके बाद 14वें जो शिलालेख है इनके, बृहद शिलालेख, उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया है। अर्थात जीवन में जो धर्म है, धर्म को सर्वोपरि माना है, धार्मिक जीवन बिताना है, ऐसी बातें कही गई है 14वीं शिलालेख में। तो ये उनके कुल 14 शिलालेख, जिसके बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 13वें शिलालेख, पहला और दूसरा याद रखिएगा। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट अगर बात देखें तो सम्राट अशोक का व्यक्तिगत जो नाम है अशोक, वो कुछ इनके अभिलेखों से मिलता है। कौन से, तो मास्की, गुर्जर, नेतुर या उडगोलम, ये जो अभिलेख है यहाँ से मिलता है अशोक का वास्तविक नाम अशोक। तो ये भी याद रखिएगा कौन कौन से, तो मास्की, गुर्जर, ये सब अभिलेख से मिलता है अशोक का वास्तविक नाम अशोक। इसके बाद भानु लघु शिलालेख एक है, उसमें अशोक को त्रिरत्न बौद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करता है, ऐसा बताया गया है कि जो बौद्ध हैं, अशोक हैं, वो बुद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ है जो त्रिरत्न, उसमें विश्वास करते हुए दिखाए गए हैं। उसके बाद ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में अशोक ने माता पिता की सेवा करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, ऐसे धर्म रीति को बताया है, ऐसी धार्मिक नीतियों के बारे में वो सराहना किए हैं। किसमें, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में। एक ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये जो कथन है, ये शब्द अशोक अपने प्रथम शिलालेख में कहा है। कौन से, प्रथम शिलालेख में कहे कि सभी मनुष्य मेरा संतान है, ऐसी बातें कही गई है। इसके बाद जो 7 स्तंभ है जो 6 जगहों से मिले हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ ले लेते हैं। जो पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, तो ये क्या है, तो ये प्रारंभ उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले में स्थित था। कौन, ये जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, स्तंभ है। और इसे मध्य युग में जो तुगलक वंश के शासक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा ये दिल्ली लाया गया था, तो इसलिए इसको बोला जाता है दिल्ली टोपरा अभिलेख। उसके बाद दिल्ली मेरठ एक है स्तंभ लेख, यह पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दिल्ली लाया गया था, तो ये दिल्ली मेरठ है। उसके बाद लोरिया और राज, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। उसके बाद लोरिया नंदराज, ये भी बिहार के चंपारण जिले में है। और रामपुरवा, ये भी चंपारण जिले में ही है। तो ये 3 जो है इनके स्तंभ लेख, ये तीनों मिलते हैं कहाँ, तो बिहार में, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद इनके प्रयाग स्तंभ लेख जो है, यह पहले कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में इसे अकबर द्वारा इलाहाबाद में लाया गया था। ये याद रखिए कौन सा अभिलेख, तो प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी से कहाँ लाया गया, इलाहाबाद में। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। उसके बाद एक कौशाम्बी और स्तंभ लेख है, इसमें अशोक की पत्नी जो है वो कारुवकी का जिक्र है। जो अशोक की पत्नी एक थी कारुवकी, उसके बारे में बताया गया है कौशाम्बी स्तंभ लेख में। क्यों, क्योंकि इसमें इनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है।
तो इसके बारे में इनको जानकारी मिल जाती है कार्यवाही के बारे में। और इसी वजह से कौशाम्बी स्तंभ लेख को कहते हैं रानी का अभिलेख। ये याद रखिएगा कि कौशाम्बी अभिलेख को कहते हैं रानी का अभिलेख। तो ये था उनके 7 स्तंभ लेख, जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर देखें तो गुफा लेख या गुहा लेख, जो जो इन्होंने गुफाओं में कुछ बातें रखी थी या बनवाए थे, उसके बारे में। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण बिहार में गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी में 4 गुफाओं का वर्णन है। 4 गुफाएं बनाई गई हैं, कहाँ? बराबर की पहाड़ियों पर। कौन कौन से? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं बनवाई गई है। और इस गुफाओं के अशोक द्वारा अजीवक संप्रदाय के जो साधु थे उनको दान में दे दिया गया था, उनको रहने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी नामक गुफाएं दी गई थी। तो ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो अशोक के द्वारा। ये बातें याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखें तो ये सभी अभिलेख जो थे इनके, जो अभी हमने सारे अभिलेख पढ़े, स्तंभ लेख पढ़े, वो सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और इसमें जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि है। और ये इसकी भाषा क्या है? तब प्राकृत है। इसके बाद 2 जो अभिलेख है इसके, कौन? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये जो 2 अभिलेख हैं इनके लघु अभिलेख हैं, तो इनको जो लिखा गया है वो खरोष्टी में लिखा गया है, ना कि ब्राह्मणी में, बल्कि इसको खरोष्टी में लिखा गया है। ये आपको अफगानिस्तान के पास में पड़ते हैं, तो इस वजह से। इसके बाद अशोक की मृत्यु हो जाती है 232 ईसा पूर्व में, कहाँ? पाटलिपुत्रा में। तो अशोक की यहाँ पे देहांत हो जाती है। इसके बाद अगला जो शासक आता है वो काफ़ी मतलब अयोग्य शासक थे, कहें तो। जब अशोक की मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व में, तो यहाँ से शुरू हो जाता है मौर्य वंश का पतन शुरू हो जाता है यहाँ से। तो इसमें जो अगला शासक आता है वो है दशरथ, उसके बाद कुणाल, संप्रीति और बृहद्रथ। तो ये 4 शासक आते हैं। उसके बाद उसमें बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है। और इसकी हत्या शुंग वंश के शासक पीयूष मित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है। तो यहाँ से मौर्य वंश का समाप्त हो जाता है और अगला वंश शुंग वंश का स्थापना होता है। तो ये था पूरा मौर्य वंश। इसके बाद हम लोग थोड़ा मौर्य वंश के बारे में, जो इसके शासन प्रशासन है, जो यहाँ पे जो व्यवस्था थी, उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग अगले वीडियो में जानकारी ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।